किए जाएंगे पुलिस वाले, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुद्दा क्या है मेरे दोस्त? वैकेंसी है। आप पूरा देश, पूरे देश के युवा आज तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, छटपटा रहे हैं नौकरी के लिए, बेरोजगार के लिए। तो पहले इसको समझिए कि क्या वैकेंसी नहीं है? वैकेंसी है, नौकरी है, नौकरी दी भी जा सकती है। लेकिन वैकेंसी के लिए फॉर्म लिए जाते हैं, फॉर्म भरने का ड्रामा किया जाता है, उससे भी मतलब आम आदमियों से, गरीबों से पैसे वसूल लिए जाते। ना तो एग्जाम होता है, एग्जाम होता तो बराबर नहीं, एग्जाम होता तो लीक करवा देते हैं। यानी नौकरी का देने का ड्रामा तो उन्हें करना है, लेकिन नौकरी देनी नहीं है। अब आप सवाल उठाएंगे कि जब नौकरी है, ये तो सही बात है, सरकार खुद ही कहती है कि इस विभाग में इतना पद खाली, इस विभाग में उतना पद खाली। भाई मोदी के और अमित शाह के मंत्रालय में ही बहुत से पद खाली हैं, उनके ही अपने विभाग में, उनके अपने कार्यालय में ही। तो ये पद जो खाली हैं, अभी रेलवे में के नाम पे, कभी इनके नाम पे, कभी उनके नाम पे, कभी टीचर्स के नाम पे परीक्षाएं करवाते हैं, नौकरी देने का बहाना ढूंढते हैं, नाटक नौटंकी कर देते नहीं हैं। इसका अर्थ क्या है? मतलब उसमें बाधा आ जाती है, पेपर लीक हो जाए, पेपर लीक भी यही करवाते हैं, उसमें बाधा आ जाती है, मैटर कोर्ट चला जाता है, ये भी यही करवाते हैं। ये सारी चीजें करते क्यों? ड्रामा क्यों करते हैं? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम आपके लिए नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देते नहीं है। तो देना क्यों नहीं चाहते, ये आप समझना पड़ेगा आपको। अगर इस बात को आप समझ जाएंगे तो आपको इनके खेल का असली मतलब समझ में आ जाएगा, या देश की दुर्दशा, या देश आगे किस मोड़ पे, किस राह में जा रहा है। मैं जब कहता हूं बार बार कि देश गुलामी की ओर ले जा रहे हैं, तो इसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। तो सारा ड्रामा करने के बाद किसी न किसी बहाने से नौकरी दी नहीं जाती। मेरे दोस्त, जब नौकरी दी भी नहीं जाती, पद खाली भी हैं, लेकिन व्यवस्थाएं चल रही हैं, मंत्रालय चल रहे हैं, विभाग चल रहा है, देश भी चल रहा है, रोते गाते देश भी चल रहा है। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन एक दिन भी नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे दोस्त, इसका मतलब यह है कि यह पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अडानी, अंबानी, वॉलमार्ट और अलीबाबा या अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय पूंजीवादियों द्वारा यह रचा गया षड्यंत्र, यह पूंजीवादी व्यवस्था को अब आपकी जरूरत नहीं है। मैंने जो कल कहा था उसी को इलेबरेट कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको देने का नाटक किया जाएगा, आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, व्यवस्था चलती रहेगी, चलती रह। अब जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में बहुत से पद खाली है, नहीं दिया जा रहा है, चल रहा है शिक्षा व्यवस्था। स्वास्थ्य विभाग में बहुत से पद खाली है, नहीं दिया जा रहा है, भरा जा रहा है, फिर भी चल रहा है। जब चल रहा है तो आपको नौकरी क्यों दे? तो इसके दो कारण हैं। पहली बात तो आपको नौकरी देकर के वो अपने खर्चे में कटौती नहीं करना चाहते, यानी वो अपने सेंट्रल विस्टा में खर्च में कमी नहीं करना चाहते। वो हवाई जहाज की 8,500 का हवाई जहाज जो खरीद कर घूमते हैं उसमें कमी नहीं, BMW में कमी, अपने सुख साधनों में कमी नहीं करना चाहते। वो आपके ही पैसे को, आपके ही पेट को काटना चाहते हैं। यानी अगर व्यवस्था ऐसे ही चल रही आपके बगैर, तो आपको नौकरी क्यों दे? अगर शिक्षा व्यवस्था चल रही है तो सरकार आपको नौकरी क्यों देगी? रेलवे व्यवस्था अगर चल रही है तो रेलवे आपको नौकरी क्यों देगी? कानून व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है। जब हर व्यवस्थाएं, विधायिका है, संसदीय प्रणाली है, जहां भी आपकी जरूरत है, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे सीआरपीएफ विभाग हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे क्या कहते हैं एयरफोर्स हो,
चाहे एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, रेलवे, इंश्योरेंस, उड्डयन, पर्यटन, इन सब में ही सरकार नौकरियां देती थी और पद खाली पड़े हैं। लेकिन सरकार वो इसलिए नहीं देना चाहती आपको क्योंकि जरूरत ही नहीं है। पद तो खाली पड़े हैं लेकिन काम तो उनका चल रहा है। जब उनका काम चल रहा है तो आपको क्यों नौकरी दें? अपना खर्चा क्यों बढ़ाएं? अपने खर्च में कटौती क्यों करें? तो आप एग्जाम दे करके डंडे लेकर बाहर निकलेंगे तो गोली खाएंगे, डंडे खाएंगे, आवाज उठाएंगे, नौकरी मांगेंगे तो मारे जाएंगे। लेकिन इसका कारण क्या है दोस्त? कारण जब आप समझ जाएंगे तो आप फिर ना तो मांगेंगे और ना तो वो देने वाले तो है नहीं, आप मांगे या ना मांगे। नौकरी आपको देने वाले नहीं है, नौकरी आपको मिलनी है नहीं है, आप मांगे या ना मांगे। जो भी छात्र प्रयास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मिलिट्री में जाना, तो मिलिट्री में कोई रिक्वायरमेंट, मिलिट्री में भर्ती ही नहीं करना चाहते, बल्कि वहां से और जो रिटायर हो रहे हैं, जो और हैं तो उनको भी वॉलंटरी रिटायर पर भेज रहे हैं। सीआरपीएफ में भी वही है, पुलिस में भी वही है, बीएसएफ में, मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी वही है, नेवी में भी वही है, एयरफोर्स में भी वही है। जरूरत कहां है? और जरूरत जहां है वहां ना होने के बाद भी आपकी नई भर्ती ना होने के बाद जो है व्यवस्था उसी से काम चल रहा है तो आपको क्यों देंगे? इसे कहते हैं एक व्यापारी प्रधानमंत्री। मैंने कहा शुरू में इतना लंबा जो लेक्चर दिया उसका अर्थ यह होता है कि आपने एक गलत आदमी को चुना है। वो आपके बारे में नहीं सोचेगा, वो अडानी अंबानी के बारे में सोचेगा। फिर से मैं आ गया उसी मुद्दे पर, लेकिन आप कहोगे कि मैं फिर वही बात उसी मुद्दे पर आ गया। लेकिन अब इस सच को समझ लीजिए तो आप समझ में आ जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी को रेलवे बेचना है तो आपको नौकरी देंगे क्यों देंगे? आगे अडानी ले लेंगे तो उसके बाद कैसे चलाएं? एयरपोर्ट बेचना है, कंपनियां बेचनी है, इंस्टीट्यूशन बेचना है, यहां तक कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेचनी है, क्या बोलते हैं दूर संचार यानी बीएसएनएल बेचना है। जब अगर उनको बेचना है तो उसमें नौकरी कहां से देंगे, क्यों देंगे? और आने वाला जो मालिक है अडानी अंबानी, वो पहले से ही इनडायरेक्ट करते होंगे कि भाई हम आपके जो इंप्लाइज हैं उनका बोझ नहीं उठा पाएंगे, हम तो उनको निकालेंगे। और इसी पर सौदेबाजी होती है। अब यहां फर्क आता, अब यहां फर्क को समझिए। अगर यही नरेंद्र मोदी की जगह कोई एक आम प्रधानमंत्री देश के किसी भी कोने का होता, आम आदमी होता, अगर वो गुजराती नहीं होता और व्यापारी नहीं होता, दोनों चीज नरेंद्र मोदी के, मैं नहीं कहता, तो अगर वो व्यापारी नहीं होता तो वो ये काम नहीं करता। वो ये देखता कि हमारे जिन्होंने हमें वोट दिया है, जिन्होंने हमें प्रधानमंत्री बनाया है, हम उनको नौकरी देंगे। हम इस व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को चलाएंगे, शिक्षा व्यवस्था को हम चलाएंगे। हमारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हम कहां जाए? जो खाली पद पड़े हैं उनको उनमें भर्ती करेंगे, उनको भरेंगे, हम अपने लोगों को रोजगार देंगे। अगर एक आम आदमी होता, एक पारिवारिक एक आम आदमी, आम इंसान होता तो ऐसा करता। लेकिन एक गुजराती व्यापारी जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो गुजराती, वो कहते हैं कि मैं भारतीय हूं, मेरे खून में व्यापार है, तो भी मैं चुप रहता। लेकिन वो कहते हैं कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है, तो वो व्यापार कर रहे हैं। तो आपकी जरूरत नहीं है, जरूरत भाई वैकेंसी है, वो वैकेंसी वो नहीं भरना चाहते, तो आपको नौकरी कहां से देंगे? क्योंकि आपकी जरूरत नहीं, आपका खर्चा उठाना नहीं चाहते। तो आप कहेंगे कि ये नौटंकियां क्यों होती हैं परीक्षाओं की और इसकी या उसकी, या दूसरे मीडिया जैसे हम देखते हैं, हमारे रवीश भाई रोज परेशान हो जाते हैं, इनका उनका, यहां की भर्ती वहां की भर्ती, ये दिखाते वो अब वो शायद उनको भी ये बात समझ में नहीं आती कि ये सिर्फ दिखाने के लिए ही किया जाता है। अगर ये भर्तियों का नाटक भी ना करें तो देश को समझ में आ जाएगा ना कि नरेंद्र मोदी
गुजराती हैं और उनके खून में व्यापार है और व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के नाते सबको नौकरी नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो बचाना चाहते हैं उस पैसे से, सेंट्रल विस्टा बनाना चाहते हैं, उस पैसे से वो देश विदेश घूमना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, लोग समझ जाएंगे। तो समझना यह है, अगर हम बड़े पत्रकार, बड़े जो अपने आप को टैलेंटेड समझते हैं, वो पत्रकार भी इस बात को इस तरह से नहीं बोल पाते। मैं समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं। कहीं परीक्षा हो रही है तो पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं पेपर लीक हो गया तो वो कोर्ट में चला जा रहा है, कहीं परीक्षा कंप्लीट भी हो गई तो भर्ती को लेकर के कोर्ट में चला जा रहा है। मतलब उन्हें फाइनल नौकरी देनी है, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे, और उनको देना नहीं है। खाली पद है, दिखाना है, भर्ती का नाटक करना है, वैकेंसी निकालनी है, देना नहीं। क्यों देना नहीं है? क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन को बेचना है। शिक्षा विभाग, शिक्षा में जो प्राइमरी स्कूल्स थे, जो बेसिक शिक्षा जहां से मिलती थी बच्चों को, उसे भी अब प्राइवेट करना चाहते हैं, जो सरकार चलाती थी। वैसे भी शिक्षा में सब सरकारी तंत्र, क्या बोलते हैं, प्राइवेट तंत्र आ गया है। फीस देते देते आप मर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वादा करते हैं फीस माफ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो ये हो गया, वो हो गया, कुछ किसी का कुछ नहीं होने वाला। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब आपका प्रधानमंत्री यह तय कर लिया है कि उसे बेचना है, तो उस पर खर्च क्यों करेगा? उस पर अपॉइंटमेंट क्यों करेगा? उसमें किसी को नौकरी पर क्यों रखेगा? आज रख लेगा, कल बेच देगा। तो कल आप, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, रेलवे में खूब जम के भर्ती कर ले, जितने पद खाली हैं भर दें, और भरने के बाद रेलवे को, अडानी को बेचने लगे, तो आप धरना प्रदर्शन करोगे, क्योंकि आप एम्प्लॉइज बन जाओगे उनके। वो तो जितने एम्प्लॉइज हैं उनको भी निकालना चाहते हैं कि कोई विरोध करने वाला नहीं होना चाहिए किसी भी संस्था में, शिक्षा, स्वास्थ्य, मिलिट्री वगैरह वगैरह, जहां भी है, कहीं विरोध करने वाला नहीं होना चाहिए। अब नए लोग विरोध करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको नौकरी दे दी, आपको रेलवे से 10 लाख भर्तियां कर दी, आपको नियुक्ति पत्र आ गई, आप जाकर के नौकरी ज्वाइन कर लिए, और पता चला कि सौदा हो गया, अडानी को रेलवे पूरा दे दिए। तो पहली बात तो अडानी आपको नहीं रखेंगे। जब अडानी आपको निकालेंगे, आपकी जरूरत नहीं है, आपको निकालेंगे, जब अडानी निकालेंगे तो आप सड़क पर उतरोगे। अब उस सड़क पर जब उस समय उतरोगे तो ज्यादा डेंजरस है, मतलब ज्यादा खतरनाक स्थिति बन जाएगी, अदर देन अभी आपको जब परीक्षा के नाम पर, फार्म के नाम पर, लीक के नाम पर, इन सब के नाम पर उलझा के रखेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप उनकी साजिश को समझ ही नहीं पाओगे। आज जो बच्चे रेलवे फूंक रहे हैं या धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ये बात कोई समझाने वाला है नहीं कि बच्चा, तुमको नौकरी मिलनी ही नहीं है, नौकरी का ड्रामा है, ये मिलना नहीं है। और मिलना इसलिए नहीं है क्योंकि इनको बेचना है। अब एक बात बताइए, एक गांव की ले लीजिए, आपके पास छोटी सी फैक्ट्री है, या समझ लीजिए आपके पास मान लीजिए कि एक जमीन है जिसमें खेती बाड़ी करते हैं, कुछ मजदूर हैं। तो सबसे पहले आप मजदूरों को हटाएंगे, जो हैं उनको हटाएंगे, फिर से नए मजदूर नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको बेचना है। इस लॉजिक को कोई समझ नहीं रहा है। और पूरी मीडिया, जो मतलब गोदी मीडिया, वो तो 80-20 में लगी हुई है, वो उस तरह से समझा रही है। और जो मूर्धन्य पत्रकार अपने आप को कहते हैं, भाई हम अजीत भाई हुए, अभिसार भाई हुए, या साक्षी हुई, या जो भी अब मूर्धन्य पत्रकार अपने आप को मानते हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूं कि वो इस एंगल को क्यों नहीं समझते कि सरकार को वो करना नहीं, सिर्फ नाटक करना है। इस एंगल से बच्चों को समझाइए, देश को समझाइए कि वो मरे ना, कोई और रास्ता देखें। नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं, वैकेंसी इसलिए नहीं फिल की जा रही क्योंकि उसे बेचना है। और अगर फिल कर दी जाएंगी तो आप जब उसी नौकरी में जाओगे तो कल आप ही धरना प्रदर्शन करोगे, मैं नहीं बेचने दूंगा। अब अगर रेलवे में मतलब 10 लाख भर्ती कर ले, वही 10 लाख कल सड़क पर उतरेंगे कि रेलवे नहीं बेचने देंगे।
इस समय तो कैसे भी किसी नाम से, महामारी के नाम से लोगों को मार मार के निकाले हैं, खाली किए हैं बेचने के लिए। अब बेच लेंगे तो बेचने, जब कहने, मैंने एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया गांव से, कि जब बेचना है तो वो मजदूर क्यों रखेंगे। वही बात होती है कि अगर एक फैक्ट्री मालिक है, छोटे से कस्बे में फैक्ट्री चलाता है, और उसके पास जो मजदूर हैं उनमें से धीरे धीरे कम कर रहा है, वो ज्यादा बढ़ाएगा क्यों? नहीं बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा क्योंकि कम आदमी से काम चल रहा है, क्योंकि आज पूरे देश की व्यवस्था चल रही है आपके बगैर। 7 साल में कोई भी भर्ती, कोई भी नौकरी किसी को नहीं मिली, फिर भी देश चल रहा है ना, यानी आपकी जरूरत नहीं है। तो आप इस बात को समझिए। और मैं पत्रकारों से भी, जो मूर्धन्य पत्रकार अपने आप को समझते हैं, विद्वान समझते हैं, वो भी इस एंगल से लोगों को समझाएं कि बच्चे ये निराश होकर इस तरह का कदम ना उठाएं, क्योंकि सरकार का टारगेट ही है कि वो बेचना, तो वो इसलिए उसको, उस पदों को भरना उनका टारगेट ही नहीं है, उनका विजन ही नहीं, मिशन ही नहीं है। आपको नौकरी मिलेगी जब वो बिक जाएगा, तो टेंडर पे, संविदा पे आपको नौकरी उसी में मिल जाएगी, 2-5 हजार की, आपको 5 हजार, 8 हजार, 10 हजार जो भी मिलेगा मिलेगा। आप जो अभी उम्मीद कर रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे ना कि अगर चलो 25-30 हजार हमको मिल जाता है तनख्वाह तो हम अपना घर चलाएंगे, आपको 25-30 हजार मिल जाएगा तो आप पागल हो जाएंगे। यही तो मोदी नहीं चाहते ना। मोदी चाहते हैं कि आपको 5 हजार, 7 हजार, 10 हजार इतना मिले कि अपने अपने बीबी बच्चे को खिला लो, और पढ़ाओ मत, पढ़ाने के लिए भी आपके पास पैसे ना रहें। भाई गरीब रहेगा इंडिया, नहीं पढ़ेगा, अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो वोट करेगा मोदी को, तभी तो वो 80-20 की बात करेगा, तभी तो वो हिंदू मुसलमान की बात करेगा। तो 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जिनको, जो बड़े डरावने होते हैं और जिनसे हम बड़े पत्रकारों को भी मैंने देखा है कि वो उससे बचते हैं। अब आते हैं मेरे दोस्त, फाइनली बड़े जोर शोर से एक बात का सोशल मीडिया और उसमें मोदी के, मतलब अडानी अंबानी चैनल्स यानी गोदी मीडिया में और इन सब में बड़ी तेजी से चलता है कि फला ने कह दिया कि जिन्ना तो क्रांतिकारी था, या जिन्ना तो क्या कहते हैं, वही जिन्ना क्रांतिकारी थे, ऐसा कह दिया, या कुछ और। लेकिन मैं अब अगर आपसे और इस देश को बताने की कोशिश करूं, समझाने की कोशिश करूं, मैं नहीं जानता कि आपका आईक्यू लेवल इसे टच कर पाएगा कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात अपने तरीके से, विनम्रता से यह बताने की कोशिश करता हूं। एक उदाहरण के अनुसार, आप एक गांव में रहते हो, आपका भरा पूरा परिवार है, आप 2 भाई हो, और दोनों भाई अपनी जमीनों को की लड़ाई लड़ते हो, बढ़िया मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, दोनों भाई हो, सब कुछ करते हो अपने घर के लिए, परिवार के लिए, सब कुछ करते हो। कालांतर में किसी न किसी कारण से अगर आप दोनों अलग हो जाते हो, तो जब तक आप दोनों मिलकर लड़ते हो तब तक ये कहते हो कि हम दोनों बहादुर हैं, हम दोनों वीर हैं, हम दोनों क्रांतिकारी हैं। अच्छी बात है, सही बात है, आपने बड़ी मेहनत की, बड़ी जंग लड़ी, आप अपने परिवार को, या जो भी, एक छोटे से उदाहरण से मैं इसे प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे आप समझ पाओगे। तो जब अलग हो जाते हो तब क्या आप यह कह सकते हो कि वो गद्दार है? अपने भाई को आप कहोगे कि वो गद्दार है? अरे भाई, किसी न किसी कारण बस आपसे अलग हो गया, वो अलग है, आप अलग हो, वो अपने घर का हीरो है, वो अपने घर का उसके बाल बच्चे, उसका परिवार, तो उसको यही कहता होगा। पहले जो जब पूरा परिवार एक था तब कहते थे ना कि वीर हैं, बहादुर हैं, ये हैं, तो वही तो तब भी उसका परिवार तो उसको वही कहेगा ना। क्या कारण, क्यों, कैसे आप अलग हो गए, ये अलग विषय है, और वो कारण और क्यों समझने के लिए जरूरत नहीं है। जो मुट्ठी भर अंग्रेज या मुट्ठी भर अंग्रेज आप आते हैं आपके देश में, आप पर राज करके 200 साल चले जाते हैं, तो आपका वैचारिक स्तर तो बिल्कुल ही नीचे है।
तो इस स्थिति में अब यह बताइए कि अंग्रेज जब जाने लगे तो भारत को तोड़कर चले गए, दो भाग करके चले गए, तो ये उनकी साजिश थी। ये तो सही बात है। मैं नहीं समझता कि भारत का कोई आम आदमी ये चाहता रहा हो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो जाए या अलग बने या दो देश बने, ऐसा तो नहीं चाहता। लेकिन इसके बाद भी चलिए 1947 के पहले 1920-25 या उसके पहले उस पीरियड में हिंदू मुसलमान जब मिलकर के लड़ाइयां लड़ रहे थे, उसी में से कोई एक, मैं एक जिन्ना की बात नहीं कर रहा हूं, उसी में से कोई एक जिन्ना भी था, उसी में अशफाकुल्लाह भी थे, उसी में से जो थे, तो मान लीजिए अगर वो हमारे साथ आज भी हैं तो वो क्रांतिकारी थे, और हमसे अलग हैं तो वो गद्दार हैं, हमारे दुश्मन हैं, ऐसा तो नहीं है। तब भी वो क्रांति, ठीक है आपके लिए नहीं होंगे वो, लेकिन अपने देश के लिए तो होंगे। तो जिन्ना क्रांतिकारी थे सभी। अगर देखा जाए इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो गर्म दल था उसको ठंडा करने के लिए एक ठंडा दल बनाया गया, यानी एक पॉलिटिकल वैक्यूम बनाया गया, जिससे कि क्रांतिकारियों का जो प्रवाह है 1857 की तरह पूरे भारत में गदर ना हो जाए, और 1857 की तरह अंग्रेजों को गर्दन से ना काटने लगे। उस समय 1857 में अंग्रेजों को महिलाओं ने, इन जो आज के मीडिया, जो गोदी दलाल, जो ये सब हैं, जो उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी के बाप दादा जो भी रहे होंगे, उस समय ये साथ नहीं दे रहे थे। लड़ाई किसने लड़ी थी? आम आदमी, मजदूर किसान, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने हथियार उठाया था और अंग्रेजों को गर्दन से काट दिया था। लाखों अंग्रेजों को गर्दन से हिल गए थे, वो भाग गए, भागने की स्थिति आ गई, भाग गए। 1857 की क्रांति कैसे कैसे उसको क्या क्या धोखे हुए, कैसे हुए, वो दमन हुआ, वो खत्म हो गया। लेकिन वही स्थिति फिर से ना आ जाए, इसके लिए अंग्रेजों ने एक ठंडा दल, यानी एक ऐसी व्यवस्था दे दी, एक पार्टी के रूप में या किसी चीज के रूप में, कि भाई ये इनको संभालेंगे। जैसे आपके अमित शाह जाते हैं जाटों के क्षेत्र में, तो वो मिलने के लिए तैयार नहीं होते, तो उनको मनाने के लिए कुछ जाटों को बुला करके उनको समझाया जाता है, वो कुछ जाट। तो इसी तरह से उस समय भी अंग्रेजों ने कुछ लोगों को निकाल करके एक पार्टी का गठन कर दिया कि भाई आप लोग बोलिए देश के बारे में, जिससे हमको मारने के लिए ना आ जाएं, तलवार लेकर के गर्दन से काटने ना आ जाएं। इसके लिए यह व्यवस्था की गई थी। उसमें सभी लोग थे। अब कोई अच्छा था, कोई बुरा था, अब हम ये कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक दो शब्दों में अगर कहा जाए तो अगर आप जो हमारे यहां जो रह गया, मान लीजिए कि अशफाकुल्लाह खां अपना बलिदान दे चुके थे, तो मान लीजिए उनका परिवार अगर पाकिस्तान चला गया होता तो वो गद्दार हैं। अब बताइए, अगर आपका वैचारिक लेवल इसको स्वीकार करता है तो आप समझ सकते हैं, नहीं स्वीकार करेगा तो नहीं समझ सकते। आपको, आपके ऊपर निर्भर है ये। कोई भी, मतलब अगर जिन्ना क्रांतिकारी थे या नहीं, ये बहस का विषय ही नहीं है। ये तो आपको भटकाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि जिन्ना क्रांतिकारी थे। जिन्ना को अगर आप कुछ और नाम देना चाहते हैं तो 1947 के बाद दे सकते हैं, जब भारत का बंटवारा हुआ। तो भारत का बंटवारा सिर्फ अकेले जिन्ना नहीं चाहते थे। आरएसएस पूरा का पूरा एक टांग पे खड़ा था कि हमें टू नेशन थियरी, भारत में एक टू नेशन थियरी देने वाला आरएसएस है। आरएसएस के जो संस्थापक थे, जो पहले कार्यकर्ता थे, जो पहले लोग थे, वो टू नेशन थियरी, वो भी इसी बात पे अड़े हुए थे कि भारत और पाकिस्तान बनना चाहिए, भारत दो टुकड़ा होना चाहिए, हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, ये आरएसएस का कहना था। और उसी टू नेशन थियरी पे आगे चल करके, जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों ने उधर जिन्ना को भी मिला लिया, इधर कैसे अपनी साजिशें रच करके भारत का बंटवारा करवा दिया।
अब प्रश्न ये उठता है, मेरा बस प्रश्न इतना है कि जिन्ना को क्रांतिकारी कहने में या जिन्ना को जो और चाहे कहना चाहते हो कह लो, मतलब क्या है, अर्थ क्या है, या भारत के परिप्रेक्ष्य में उसका कोई मतलब ही नहीं है। और जब पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो क्या पाकिस्तान जिन्ना को आप जो कहोगे, अगर जिन्ना को आतंकवादी कहते हो, जिन्ना को गद्दार कहते हो, तो क्या पाकिस्तान के लोग भी जिन्ना को वही कहेंगे? नहीं। और अगर अशफाकुल्ला खां या कोई और देश का कोई और योद्धा रहा होता और उसका परिवार अगर वहां चला गया होता, क्योंकि उसका परिवार वहां ज्यादा थे, तो चला गया होगा, तो वो गद्दार होता, वो जिन्ना को क्या कहता? और दोस्त, अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो मैं समझता हूं बहुत से ऐसे लोग जो पाकिस्तान के थे, माने पाकिस्तान, आज जो पाकिस्तान है वहां के थे और भारत में आए, भारत में बड़े बड़े पदों पर रहे। हम समझते हैं लाल कृष्ण आडवाणी एक उदाहरण है उसमें। तो किसे आप किसे क्या कहना चाहते हो और उससे मैसेज क्या देना चाहते हो? आपकी नीयत खराब है। जो सवाल ही नहीं, अगर जो आज ये कहता है कि जिन्ना गद्दार थे, तो पाकिस्तान में जाके कहे। भारत के लिए उसका क्या मतलब है कहने का? और अगर कोई भी ये कहता है कि जिन्ना भी 1947 के बाद, तो पहले तो क्रांतिकारी ही थे, तो कोई ये कहता है कि जिन्ना क्रांतिकारी थे, तो थे, उस समय वो थे। बाद में जो परिस्थितियां बनी, बंटवारा हुआ, जो कुछ हुआ, उसमें जो भी हुआ, मैंने एग्जाम्पल से दिया, बड़े बड़े सटीक एग्जाम्पल, इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता कि किसी कारण बस आप जिसकी पूजा करते हो या जिसे महान कहते हो, जिसे आज क्रांतिकारी कहते हो, उसका भी परिवार किसी कारण बस अगर पाकिस्तान में रहा या गया या चला गया तो गद्दार हो गया, या वो वहां रहकर पाकिस्तान में जिन्ना को गद्दार कहेगा? ऐतिहासिक रूप से उस समय जिन्ना क्रांतिकारी थे तो थे, आज भी। उस पर डिबेट किस बात की? लेकिन जानते हैं, जब ये साजिशें ये लोग नहीं करेंगे, गोदी मीडिया नहीं करेगी, तो आप बहके कैसे? आपके असली मुद्दे, मैंने अभी 1 घंटा जो आपको बताया कि साजिशें जो रची जा रही हैं, एक व्यापारी प्रधानमंत्री देश को बेचना जब चाहता है, तो अब एक साधारण सा उदाहरण आपको दे देता हूं, दूसरा एक और ले लीजिए। आपको अगर अपना घर बेचना है तो पहले घर को खाली करना पड़ता है, उसमें जितने किराएदार रहते हैं उनको निकालना पड़ता है, तभी तो आप घर बेचते हो। उसमें जो महरी होती है, उसमें जो दूध देने वाला होता है, उसमें जो साफ सफाई करने वाला होता है, सबको पहले निकालते हो, उसके बाद उस घर को बेचते हो, राइट? अगर आपको समझ में आ रही है तो समझ जाओ। तो नरेंद्र मोदी को सबको, किसी को नौकरी नहीं देनी, सबको निकालना है। निकालना इसलिए है क्योंकि बेचना है देश को। इस बात का, इस चैलेंजिंग सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं दे सकता। और मैं चैलेंज करता हूं उनको, मैं जो अपने आप को बड़े पत्रकार मानते हैं, बहुत बड़े ब्रिलियंट साबित करने की कोशिश करते हैं अपने बातों से, मैं उनको भी कह रहा हूं कि आप इस बात को, मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत? तो कहने का अर्थ यह है कि 2 चीजों का मैंने जवाब दिया जिसका भारत में कोई वजूद नहीं, कोई महत्व नहीं है। एक बात और बताओ, जब भारत आजादी के लिए लड़ रहा था, अंग्रेजों से लड़ाइयां चल रही थी, तो मैंने कहा है कि 0% गुजरातियों की भागीदारी, हमने कोई भी क्रांति नहीं किया है, क्रांति की लड़ाई नहीं लड़ा है, भागीदारी नहीं की है। ये तो एक विषय है, छोड़ो, यहां मैं नहीं रुकना चाहता। मैं जो बताना चाहता हूं वो ये कि चाहे कराची हो, चाहे ढाका हो, चाहे इस्लामाबाद हो, ये सब क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है। वहां से क्रांतिकारी निकले हैं, लड़ाइयां लड़े हैं, हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े हैं। उसके अलावा मैं
भौगोलिक स्थितियों पर भी ये बात कह रहा हूं कि कराची और लाहौर और इस्लामाबाद, ढाका, इन सब जगहों से लोग निकले हैं और क्रांति की लड़ाइयां लड़े हैं, अंग्रेजों से लड़े हैं, लोहा लिए हैं। उस समय वो क्रांतिकारी थे, देश के लिए लड़ रहे थे। आप किन कारणों से अगर देश का विभाजन हो गया, वो बांग्लादेश बन गया, वो पाकिस्तान बन गया, तो वो भूमि गद्दार हो गई, वहां के लोग गद्दार हो गए, वो हमारे दुश्मन हो गए। नंबर 1 दुश्मन कहो या नंबर 2 दुश्मन कहो, नहीं कहोगे तो आप गलत हो। ये क्या मतलब है? हमारे संबित पात्रा कहते हैं, संबित पात्रा जी पूछते हैं, लेकिन संबित पात्रा जी ये पूछते हैं पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन है या नंबर 1 दुश्मन नहीं है। लेकिन संबित पात्रा जी, आपसे मैं पूछता हूं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि वो दुश्मन है या नहीं है, ये तो छोड़ दीजिए, लेकिन जिन्होंने 200 साल 250 साल आपको रौंद डाला, सरेआम मां बहन का बलात्कार किया, किसानों का कत्लेआम किया, शिक्षकों को जान से मार डाला, आपके शिक्षा व्यवस्था को जला दिया, ध्वस्त कर दिया, सब कुछ कर दिया अंग्रेज। आपकी पूरी व्यवस्था, आपका प्रधानमंत्री उनके तलवे चाट रहा है, चाहता है कि वो कैसे कब आए। और भाई उसी सी जिनपिंग को झूला झुलाया जाता है, उसी ट्रंप को झुलाया जाता है, उसी ब्रिटिश की महारानी को भोज दिए जाते हैं। क्यों? हम पड़ोसी होकर के हम बगल वाले को तो दुश्मन मान लिया, लेकिन जो हमको आकर के हमारी मां बहन करके गया वो हमारे लिए अच्छा हो गया। अंग्रेज हमारे लिए अच्छे हो गए आपके हिसाब से पात्रा जी? जो माताओं बहनों का सरेआम खुलेआम पब्लिक में बलात्कार किया, जो रौंदा देश को, जो दमन किया, जो देश को लूटा, वो अच्छा हो गया। उससे दोस्ती आपको चाहिए, उससे मित्रता आपको चाहिए, उससे संबंध बनाए रखना चाहिए, डिप्लोमेसी चाहिए आपको। और लेकिन बगल में रहने वाला वो दुश्मन हो गया। क्यों भाई? आप अगर पाकिस्तान को कहते हो कि पाकिस्तान हमसे कई बार युद्ध कर चुका है, 1971 में लड़ाई, ठीक है, 1971 के बारे में बता। 1971 में पाकिस्तान लड़ता ही नहीं अगर अमेरिका नहीं सहकाता। अमेरिका ताल ठोक करके अपनी सेना भेज रहा था पाकिस्तान के साथ भारत पर चढ़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए। अगर उस समय रसिया सामने नहीं आया होता तो अमेरिका साथ में मिलकर भारत को गुलाम बनवा ही दिया होता। जो होता वो अलग बात है, यही होता ना। रशिया के बीच में आने से अमेरिका पीछे हट गया, यही बात हुआ। अब वो अमेरिका हमारा मित्र हो गया, आपका प्रधानमंत्री 18 बार साष्टांग दंडवत करके आ गया, चरण वंदना करके आ गया, वो सही है। लेकिन पाकिस्तान अब भी वही दुश्मन है। चलो, और एक अंगल मैंने कल बताया था, वो फिर से बता देता हूं कि आपके जितने, जो आपके बाप हैं, यानी अडानी और अंबानी, जिसके बल पे आप रैलियां कर रहे हो, जिनके जरिए आप प्रधानमंत्री बने हो, उनसे भी पूछ लो। उनका तो सारा बिजनेस पाकिस्तान और चीन में है। वो गद्दार नहीं हुए क्या? 3000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है अडानी के गोडाउन में, वो देश के गद्दार नहीं है। और मुख्तार अंसारी गद्दार हैं। मुख्तार अंसारी इसलिए गद्दार हैं क्योंकि आपको मुख्तार अंसारी के जरिए उनके पूरे 20% की कम्युनिटी, यानी पूरे मुसलमानों को निशाना साधने के लिए आप मुख्तार अंसारी का नाम ले रहे हो। तो आप मेहुल चौकसी का भी नाम लो, नीरव मोदी का भी नाम लो, अडानी का भी नाम लो, अंबानी का भी नाम लो ना नाम। और जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, अंबानी बंधु का, अंबानी के बाप की बात कर रहा हूं, मतलब उनके पिताजी का उदय और बिजनेस में मतलब ये ऊपर जाना, एक क्या रऊफ लाला है, उनके पहले कोई एक क्या होते थे वो, स्मगलर, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी मुसलमान ही थे।
उनके पैसे से इन्होंने पूरी संपत्तियां बनाई, अब कंपनियां खड़ी की, ये किया वो किया। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि स्मगलिंग के पैसे को लेकर के इन्वेस्ट करके अंबानी, धीरू भाई अंबानी अपने बिजनेस के वर्चस्व को बढ़ाया था। आप उन्हें क्या कहोगे? पढ़ लीजिए, पूरे पुराने इतिहासों में, पुराने न्यूज़पेपरों में मिल जाएंगे। आरोप लगा था, मैं नहीं जानता, आरोप लगा था ऐसा। और बहुत से नेता ऐसे हैं जो आज राजनीति में बड़े पदों पर हैं, बड़े हैं, उन पर आरोप लग चुका है कि उनका तो संबंध दाऊद इब्राहिम से था, उनका तो संबंध रऊफ लाला से था, उनका तो संबंध किसी और पर, वो नाम ही नहीं आ रहा है। सबसे पुराना जो स्मगलिंग करता था सोने होने का, वो नाम उसका नहीं आ रहा है। वो दोस्तों, जो पूरी बात बता करके मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि घर खाली करवाना है और घर नरेंद्र मोदी को बेचना है। नरेंद्र मोदी व्यापारी हैं, आपसे अब फायदा नहीं है, तो घर आपको बेचना है तो आपको घर से निकालना है। वो वही कर रहे हैं। नौकरी आपको ना अब देंगे, न तब देंगे, न कभी देंगे, क्योंकि उनको बेचना है। मिशन उनका ये है। और आप अगर अपने आप को एनालिसिस करेंगे, आप समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस समय आप गांव के आवारा पशु से ज्यादा वैल्यू इस पूरी व्यवस्था के लिए, यानी पूंजीवादी व्यवस्था के लिए आपकी कीमत नहीं है। आप आवारा पशु हो, आपकी जरूरत नहीं है। आपको तो 5 किलो अनाज दे दिया जा रहा है, आप खाओ, खा के मरो, जिंदा ही क्यों हो भाई? जो घर खाली करवा रहा है, आपको रखना ही नहीं चाहता, रहने ही नहीं देना चाहता, जो बेचना चाहता है, बेचेगा तभी जब खाली करोगे। यह साधारण सी लॉजिक है यार। आपका कोई मकान वकान हो, अगर बेचने जाओगे तो पहले खाली करवाओगे, तब नहीं तो कोई नहीं लेगा। तो मोदी को बेचना है, आपसे खाली करवाना है। चलिए, बहुत ज्यादा ओवरडोज हो गया, आज 1.25 घंटे हो गया। फिर भी आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं उन सबों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो जुड़ते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि ये बातें लोगों तक पहुंचाएं। आपकी, अगर देश बचाना चाहते हो तो। एक बहुत ही खतरनाक दौर से देश गुजर रहा है। आम आदमी, हर आदमी भ्रमित है। यहां तक कि बड़े, मैं इंटेलेक्चुअल पत्रकारों की बात कर रहा हूं, जो गोदी मीडिया वो तो है बिकी हुई है, वो भी उस मुद्दों को, उस बातों को नहीं पकड़ पाते और नहीं तरीके से कह पाते या नहीं बता रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।